जो भारत का संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सज़ा देश के संविधान और कानून के हिसाब से ही हो सकती है, न्याय संगत हिसाब से हो सकती है। जत्थेदार हवारा साहब के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो बुनियादी तौर पे हमारी उसमें ग्रीवियंस जो है वो सिर्फ इतनी है कि भारत के संविधान और कानून के तहत जो प्रक्रिया है उससे हटकर उनके साथ कार्रवाई हो रही है। सरकारी एजेंसीज में जो बैठे हैं, जो देश के हित के लिए नहीं देश के खिलाफ सोचते हैं, देश को कमज़ोर करने के लिए सोचते हैं, उन लोगों का हाथ इसमें साफ नज़र आता है। वरना जत्थेदार हवारा साहब की जो पॉपुलैरिटी है और जो अगर उनको आज रिहा किया जाता है तो वो देश के लिए एक बड़ा एसेट साबित हो सकता है। और जेल में रखने से हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कानून के खिलाफ जाके जेल में रखने से हमें तकलीफ है। कि उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे बताया गया था कि 72-73 केस हैं। फिर हमने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की तो और उसमें हमने यहाँ केस भी डाला दिल्ली हाई कोर्ट में, तो वो संख्या घट के एकदम 2 या 3, 4 पे आ गई। काम चल रहा था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि देश का संविधान तोड़ के, देश का कानून तोड़ के उनको जेल के पीछे रखा गया। आज तक भी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि हवारा साहब के खिलाफ कितने केस हैं। इतना बड़ा अन्याय हो रहा है तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके खिलाफ कितना बड़ा झूठा माहौल तैयार किया गया कि 70-72 केसेस हैं, निकले कितने 2 या 3 ही रह गए। ये तो मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ, क्योंकि उनका इलाज जो है जहाँ दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कराया गया वो ठीक नहीं हुआ था। एक तो उनको जो डेंगू हुआ तो वो उनका अगर इलाज तुरंत ठीक नहीं किया जाता तो उससे खतरा तो बढ़ ही सकता था। कि जब जत्थेदार साहब का दिल्ली के अंदर कोई केस ही नहीं है तो उनको दिल्ली की तिहाड़ जेल में क्यों रखा, उनको पंजाब में शिफ्ट किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि उनको दिल्ली में किस वजह से जानबूझ के रखा, उनको पंजाब क्यों नहीं भेजा जा रहा? गैर कानूनी है। मैं तो देखो वजह तो ये कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होगा आप जैसा वही पता करेगा, लेकिन ये गैर कानूनी है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਮੰਗ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ। ਮਗਰ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ, ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰਾਚਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी दी फतेह। अच्छा साहब, आप कितने साल से हवारा जी के केस को, जत्थेदार साहब के केस को हैंडल कर? अभी मुझे करीब 2 साल के करीब हो गए हैं हवारा जी का, जत्थेदार हवारा साहब का केस देखते हुए। तो जो भारत का संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सज़ा देश के संविधान और कानून के हिसाब से ही हो सकती है, न्याय संगत हिसाब से हो सकती है। लेकिन जत्थेदार हवारा साहब के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो बुनियादी तौर पे हमारी उसमें ग्रीवियंस जो है वो सिर्फ इतनी है कि भारत के संविधान और कानून के तहत जो प्रक्रिया है उससे हटकर उनके साथ कार्रवाई हो रही है। और उसमें हमारे देश के जो हम जिन्हें रोग एलिमेंट्स कहते हैं वो सरकारी एजेंसीज में जो बैठे हैं, जो देश के हित के लिए नहीं देश के खिलाफ सोचते हैं, देश को कमज़ोर करने के लिए सोचते हैं, उन लोगों का हाथ इसमें साफ नज़र आता है। वरना जत्थेदार हवारा साहब की जो पॉपुलैरिटी है और जो अगर उनको आज रिहा किया जाता है तो वो देश के लिए एक बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं। मगर उनको जेल में रख के, और जेल में रखने से हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कानून के खिलाफ जाके जेल में रखने से हमें तकलीफ है। उसके खिलाफ ही हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में ये आवाज़ उठे कि जत्थेदार हवारा साहब के साथ वो ट्रीटमेंट हो जो भारत का संविधान कहता है और भारत का कानून कहता है। सब कितने केस चल रहे थे? क्योंकि जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है कि कई केसेस आपने ख़त्म कराए हैं। जब आप इस इशू के अंदर इन्वॉल्व हुए, आपने जत्थेदार साहब के केसों को हैंडल किया, उस टाइम कितने केस चल रहे थे और प्रेजेंट कितने केस? कि उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे बताया गया था कि 72-73 केस हैं। फिर हमने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की तो और उसमें हमने यहाँ केस भी डाला दिल्ली हाई कोर्ट में, तो वो संख्या घट के एकदम 2 या 3, 4 पे आ गई।
यानी कि सब कुछ फेक चल रहा था। इतना बड़ा फेक काम चल रहा था, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि देश का संविधान तोड़ के, देश का कानून तोड़ के उनको जेल के पीछे रखा गया। ये है बुनियादी बात। उनके केस में इतने बड़े बड़े धोखे हो रहे हैं, जिसको मैं चाहता हूं कि जो सिख संगत है, जो पढ़ी लिखी सिख संगत है, वो इस बारे में खुद रिसर्च करे, डिटेल से देखे कि उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है। तो मैंने आपको एक बड़ा मोटा एग्जाम्पल दिया, जब हमने केसेस लिए ही लिए तो हमें बताया गया कि 72-73 केस, लेकिन जैसे ही हमने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई तो लिस्ट तो हमें दी 40-45 केसेस की, लेकिन जब लिस्ट में हम थोड़ा सा डीप गए तो हमने उनको ये मजबूर किया कि ये बताया जाए कि ये सब केसेस तो वो बरी हो चुके हैं या वो उसमें अपनी सजा भी पूरी कर चुके हैं। तो वो लिस्ट आज तक भी भारत सरकार और जो देश की होम मिनिस्ट्री है और जो अलग अलग सरकारें हैं, पंजाब सरकार है, दिल्ली सरकार है या दूसरी सरकार है, हरियाणा सरकार, आज तक भी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि हवारा साहब के खिलाफ कितने केस हैं। इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। तो मगर अब बुनियादी तौर पे जो वो लिस्ट बता रहे हैं वो 3 या 2 केसेस की बची है। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके खिलाफ कितना बड़ा झूठा माहौल तैयार किया गया कि 70-72 केसेस है और निकले कितने, 2 या 3 ही रह गए। अगर थोड़ी सी भी ठीक से इनकी कार्रवाई होगी, और सरकार को भी ये समझना चाहिए, और जो सिख राजनीति जो लोग इतने लोग करते हैं और उनका नाम लेके पता नहीं क्या क्या बेनिफिट्स भी उठाते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा, सिख संगत को पूरी, उन लोगों से भी सवाल उठाने चाहिए कि आप इसकी सच्चाई देश के और दुनिया के सामने लाओ कि उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है, खास तौर पे उनके लीगल केसेस। जिस तरीके से आपने बताया कि 2 साल से आपने इन केसेस को हैंडल किया है, 72-73 से अब तकरीबन आप बता रहे हैं 3-4 रह गया, पिछले 2 साल के अंदर आपको कभी थ्रेट कॉल्स आई या आपके ऊपर कोई प्रेशर डालने की कोशिश की गई कि आप इस केस से हट जाएं बिकॉज आप सरकार को नंगा कर रहे हैं और सच्चाई दुनिया के? नहीं, सरकार से ज्यादा मैं सच्चाई सामने ला रहा हूँ, उसमें बहुत सारे लोग नंगे होंगे, सरकार ही नंगी नहीं होगी। देखिए, सरकार में जो, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देश को कमजोर करके, देश के संविधान को कमजोर करके, और इसकी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो तो आप खुले आम ही कह रही हैं कि हम देश का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। तो वो लोग तो ये चाहेंगे ही कि इस प्रकार की जो उनके ऑफिसर्स हैं जो बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे हैं कि वो ये अन्याय करें, लेकिन हमारे अपने लोगों ने क्या किया ये महत्वपूर्ण होता है कि हमारा क्या उस पर रिस्पॉन्स रहा। तो वो संगत से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग सवाल उठाएं, जो लोग जत्थेदार साहब का नाम लेते हैं, और कोई भी ऐसा मुझे आज तक सिख नेता नहीं मिला जो जत्थेदार साहब के लिए ये ना कहता हो कि वो बहुत अच्छे आदमी है और सबसे पॉपुलर आदमी है। एक भी नेता से अगर आप डायरेक्ट पूछोगे तो, लेकिन क्या ऐसे व्यक्तित्व के लिए वो काम कर रहे हैं कुछ, ये एक दूसरा सवाल है। तो ये काम कराने की आवश्यकता है, और प्रेशर तो जहाँ तक है, मैं तो देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है और उसको बचाने के लिए हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, तो खतरे तो हमें रोज ही होते हैं, तो हम तो इम्यून हो गए। तो इस केस में भी दबाव भी आया, डर भी आया, डराने की भी चेष्टा हुई, पर डर तो जो सच्चा सिख होगा और जो सच्चा मुसलमान होगा और जो सच्चा संविधान को मानने वाला होगा वो तो किसी दबाव में और डर में आएगा ही नहीं ना। तो ये इसलिए डर और दबाव की मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। वो आती जाती चीजें हैं, वो हमारे लिए रोज क्या बोलें उसको, वो होता है वो एक क्या बोलें उसको, जैसे खाने के बाद मिठाई खाते हैं तो वो रोज ही हम खाते हैं, हैबिचुअल हो गया, हैबिचुअल है। जिस तरह से आपने सिख लीडर्स की बात की 2 साल के अंदर, हालांकि आपने वो चीज़ को थोड़ा डिस्क्राइब कर दी, बट मैं चाहता हूँ और ज़्यादा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर बैठे हुए सिखों को और जो भी पंजाबी सोच वाले हैं उनकी सोच मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या पिछले कुछ समय के अंदर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सिखों की सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से आप तक कभी कोई पहुंच की गई कि आप जत्थेदार साहब के केस को फाइट कर रहे हैं, हम आपकी किसी तरह से फाइनेंशियल या मॉरली या किसी भी तरह की सपोर्ट करते हैं? सिखों की चुनी किसी संस्था ने आज तक पिछले 2 साल से आपसे कॉन्टेक्ट किया? देखिए, जो हवारा साहब की पर्सनल टीम है वो तो हमारे साथ लगातार टच में है ही, उसके अलावा किसी बड़े संगठन ने नहीं किया, मगर उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हम हवारा साहब को समझते हैं कि वो बहुत बड़े महान व्यक्तित्व हैं, और उनका हमारे देश भारत को एक करने में, खासतौर पे पंजाब को मजबूत करने में, पंजाब प्रांत को मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो हम अपनी जिम्मेदारी समझ के उनके सारे केसेस करते हैं, और हम इसमें किसी से भी, ना तो अब तक हमने कोई पैसा लिया है एक भी, ना हम लेना चाहेंगे भी। तो हम, यानी कि मैं आपको रोकूंगा कि अभी तक आपने जितने भी केसेस फाइट किए आपने एक भी पैसा नहीं किसी से लिया, और ना हम लेने जा रहे हैं आगे, क्योंकि ये हवारा साहब के लिए, हमारी और हमारे देश के लिए, जो भारत को इकट्ठा रखने के लिए, मैं समझता हूँ हवारा साहब का एक बड़ा रोल हो सकता है।
अगर उनको उनके व्यक्तित्व को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो देश के लिए बड़ा एसेट्स है। इसलिए मैं उनके लिए ना तो मैंने आज तक लिया है कुछ एक भी पैसा, ना मैं आगे भी कभी लूंगा एक भी पैसा ये, मगर उनके लिए एक बड़ा कैंपेन चलना चाहिए। मैं बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ, उनके लिए एक बड़ा कैंपेन चलना चाहिए कि वो ना सिर्फ सिख संगत के लिए बल्कि वो इंसाफ और बराबरी कायम करने के लिए देश का और दुनिया का बड़ा आइकन हो सकते हैं कि ये व्यक्ति इंसाफ और बराबरी के लिए एक आइकन है दुनिया में। तो उनको उस तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए मैं सभी लोगों से कहता हूं कि वो इसको उनके लिए कैंपेन एक बड़ा चलाया जाए। और पंजाब में जो आज थोड़े बहुत हालात खराब हो रहे हैं उसके लिए मैं फिर जिम्मेदार मानता हूं उन्हीं मनुवादी ताकतों को जो जानबूझ के एक जो बड़ी हमारे देश की भारत की एक बड़ी बहादुर कम्युनिटी है सिख कम्युनिटी, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो उसके लिए भी पंजाब को और देश को मजबूत करने के लिए हवारा साहब जैसे व्यक्तित्व की बहुत जरूरत है देश को। अच्छा साहब, जिस तरीके से आपने बोला कि भाई जगतार सिंह वारा जत्थेदार साहब के लिए कहीं ना कहीं कोई भी हमारे सिख कम्युनिटी के बड़े लीडर सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर हम उनके स्वास्थ्य की बात भी करते हैं, वो तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर है, तकरीबन 2-2.5 महीने पहले उनको प्रॉब्लम हुई, उनको बुखार हुआ, वो दीनदयाल हॉस्पिटल में आते हैं। जो दिल्ली की टीम है जत्था श्री अकाल तख्त, जो रेगुलर उनके टच में रहता है, उनको भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। और इन बिटवीन मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे चैनल ने, सिर्फ हमारे ही चैनल ने उस चीज़ को एक्सक्लूसिवली कवर किया और मुझे कहते हुए बड़ी एक मतलब फील होता है कि किसी और चैनल ने उन इश्यूज़ को कवर ही नहीं किया। तिहाड़ जेल के अंदर उसी दौरान के अंदर 3 सिखों को अलग अलग टाइम पर मर्डर कर दिया गया। ये हमने नहीं कहा, ये उन फैमिलीज़ ने कहा, सबूतों के साथ किया। क्या आपको लगता है कि जो भाई जगतार सिंह वारा जत्थेदार साहब के दुश्मन हैं या सरकार के अंदर हैं, जो चाहते हैं कि वो कभी जेल से बाहर ना आए, क्या वो ऐसी हालात पैदा कर सकते हैं कि जत्थेदार साहब को जेल के अंदर ही खत्म कर दिया जाए? हालांकि मुझे लफ्ज़ नहीं कहने चाहिए, मगर ये सवाल उठता है कि क्या वो इस लेवल तक गिर सकते हैं? अगर आम सिख कैदी को तिहाड़ जेल हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर कत्ल किया जा सकता है, तो क्या ये सवाल जत्थेदार साहब के लिए भी हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो खुद बहुत ज़्यादा एकदम जैसे ही मुझे जत्थेदार साहब के जो क्लोज टीम है उन्होंने ये बताया तो मैं खुद बहुत ज़्यादा डर गया था और हमने तुरंत हाईकोर्ट मूव किया। और हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस इशू करके तुरंत उनको एम्स भिजवाने के लिए ऑर्डर किए। तो हम लोग तो खुद बहुत डर गए थे क्योंकि देखिए बड़ी शख्सियत तो वो हैं ही, तो और उनकी हिफाजत करना किसी भी जो बंदी है, ये बुनियादी भारत का कानून है, उसकी हिफाजत करना, एक्स्ट्रा हिफाजत करना देश का संविधान और देश का कानून चाहता है। तो क्योंकि वो एक बड़ी शख्सियत है तो उनके लिए एक्स्ट्रा केयर और सिक्योरिटी रखनी चाहिए, जिसमें चूक हुई थी ये तो मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ, क्योंकि उनका इलाज जो है जहाँ दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कराया गया वो ठीक नहीं हुआ था। एक तो उनको जो डेंगू हुआ तो वो उनका अगर इलाज तुरंत ठीक नहीं किया जाता तो उससे खतरा तो बढ़ ही सकता था। तो ये जिम्मेदारी, ये भी कानूनी जिम्मेदारी है, जो संवैधानिक जिम्मेदारी है जेल अथॉरिटीज की भी और सरकार की भी, कि वो उनकी सेहत का, जैसे एक आम कैदी की सेहत की सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है, कोई अगर बड़े व्यक्तित्व हैं तो उनकी जिम्मेदारी तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसके लिए ये कानून भी है देश का और संविधान भी। जिस तरह से केस चल रहे हैं, दिल्ली की तिहाड़ जेल में है, दिल्ली के अंदर कोई भी केस जत्थेदार साहब पर नहीं है, पंजाब के केस हैं, आपको क्या लगता है कि उनको दिल्ली में क्यों? क्योंकि ये भी डिमांड जो मोर्चा बनाया है दिल्ली के अंदर और जो पंजाब के अंदर जत्थेदार साहब के साथ टीम है रिहाई मोर्चे की, जत्थेदार साहब की टीम है, उनकी तरफ से एक मांग, एक डिमांड लगातार की जा रही है कि जब जत्थेदार साहब का दिल्ली के अंदर कोई केस ही नहीं है तो उनको दिल्ली की तिहाड़ जेल में क्यों रखा है, उनको पंजाब में शिफ्ट किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि उनको दिल्ली में किस वजह से जानबूझ के रखा, उनको पंजाब क्यों नहीं भेजा जा रहा? गैर कानूनी है। मैं तो देखो वजह तो ये कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होगा आप जैसा, वही पता करेगा, लेकिन ये गैर कानूनी है। उनको दिल्ली में रखना, जो प्रिजनर्स एक्ट है वो ये कहता है कि अगर कोई केस मुकदमा वहां चल रहा होगा जब भी रखा जा सकता है किसी एक जगह पे। अब वो दिल्ली की किसी भी अदालत के अधीन नहीं है, ना कोई किसी अदालत का ये स्पेशल ऑर्डर है कि उनको किसी, क्योंकि पंजाब में उनका रहना ठीक नहीं है तो उनको दिल्ली की जेल में रखा जाए, ऐसा भी कोई आदेश है ही नहीं। तो जैसे बहुत सारे केसेस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि किसी व्यक्ति को एक जगह ट्रायल करेंगे तो वहां ठीक नहीं रहेगा तो उसको दूसरी जेल में, तिहाड़ जेल में ही शिफ्ट हुआ है। कई लोगों को बिहार से शिफ्ट किया गया है, पर इनके लिए तो कोई ऑर्डर ऐसा है ही नहीं कि वहां पे पंजाब में रखना इनके लिए मुनासिब नहीं है या ठीक नहीं है तो इनको शिफ्ट दिल्ली किया जाए, ऐसा भी कोई ऑर्डर नहीं। तो ये सरकार की
गैर कानूनी कार्रवाई हम इसको मानते हैं। इस चीज के खिलाफ आप या जो जत्थेदार साहब की टीम है, लीगल टीम है, जिनके साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से कोई पिटीशन, कोई केस नहीं फाइल किया गया कि ये गैर कानूनी है, कि एज पर लॉ तो उनको पंजाब में शिफ्ट किया जाना चाहिए? क्या इसके ऊपर भी कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही है? हाँ, इस पे चल रही है। हमने एक पहले पिटीशन फाइल भी की थी, तो उसमें सरकार ने मिसगाइड करके एक आईबी के ऑर्डर का हवाला दिया था, जो कि गलत मिसगाइड किया था कोर्ट को। तो हम वो दोबारा पिटीशन डाल के उनको शिफ्ट कराने की चेष्टा कर रहे हैं कि वो पंजाब में शिफ्ट हो जाए। एक आखिरला सवाल, सरकारें अपनी साजिश में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कामयाब है। साजिश ना कहें, उनका जो प्रोसेस है कि अगर सिख कम्युनिटी के सो कॉल्ड जो हमारे बड़े लीडर्स हैं, अगर वो ही उनकी सपोर्ट में नहीं है, तो सरकारों को तो वैसे ही मौका मिल जाता है। आपके हिसाब से जो केस चल रहे हैं, अगर वो ढंग से चले, तो कितने समय में जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा जेल से बाहर आ सकते? देखिए, अब इसमें जो बाकी ये 3 केसेस की बात है, वो तो महीने, 2 महीने, 3 महीने में खत्म हो जाएंगे। जो एक मेन केस है जो सुप्रीम कोर्ट में है, उसका फैसला होना बाकी है बस। तो और उसमें भी अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पे जो लॉ है, तो उम्र कैद को, जो बुनियादी कानून है देश का, उम्र कैद को 20 साल माना जाता है। मतलब अगर लाइफ सेंटेंस किसी को दिया जाए तो वो 20 साल का होता है। तो अगर 20 साल के अंदर अंदर किसी फैसले का, कोई केस में फैसला नहीं होता, तो उससे आधी जब सजा पूरी हो जाती है, तो उनको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस या बेल मिल जाती। तो उस हिसाब से भी 10 साल, क्या हवारा साहब को तो अब 20 साल से भी बहुत ज्यादा हो गए, तो उस हिसाब से भी उनको अंडरगॉन करके या उसके अलावा सस्पेंड करके सेंटेंस, अगर उस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देर हो रही है, तो उसमें उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। उनके ऊपर अगर कोई शर्त लगानी है, तो वो भी सख्त से सख्त शर्त लगाई जा सकती है। लेकिन उसके लिए भी मैं ये कहूँगा कि जो माहौल अभी देश में है आज की तारीख में, तो उसके लिए देखिए, अब शिकायत अगर मैं करूं तो अपनों से ही कर सकता हूं। जो लोग जत्थेदार हवारा साहब के बुनियादी तौर पे खिलाफ ही हैं, उनसे तो क्या शिकायत करें, और वो तो देश का भी नुकसान कर रहे हैं, तो उनसे तो शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर गुजारिश, शिकायत या अपील किसी से की जानी चाहिए, तो वो सभी SC ST और OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों से किए जानी चाहिए। ख़ास तौर पे सिख संगत से की जानी चाहिए, कि और दूसरी माइनॉरिटी से भी की जानी चाहिए, और शेड्यूल कास्ट से और शेड्यूल ट्राइब से ख़ास तौर पे की जानी चाहिए। क्योंकि जत्थेदार हवारा साहब जो हैं, वो तो इंसाफ और बराबरी का ही मज़हब बताते हैं। जो सिख धर्म है, वो भी इंसाफ और बराबरी पे ही उसका बेसिस है, और सच के लिए युद्ध करना ही खालसा है असली। सच के लिए कोशिश करना ही खालसा है, यही जितना सिख धर्म को मैं समझता हूँ। तो अब जब वो जत्थेदार हैं उसके, तो उनका सच को कितना फायदा हो सकता है, इंसाफ और बराबरी को कितना फायदा हो सकता है। तो जितने भी हम ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज हैं, उनको तो कम से कम उनके साथ खड़े होंगे मजबूती के साथ। आप जत्थेदार साहब से कई बार मिले होंगे, किस तरह की शख्सियत आपको लगी है, बात करने के ढंग से किस तरह, क्योंकि 20-25 साल से ज़्यादा हो गया उनको जेल के अंदर, और उनकी जो सोच है, मैं तो अभी तक मिल नहीं पाया, कोशिश की थी। अभी रिसेंटली गुरुद्वारे की तरफ से जो रसद जाती है, यानी कि लंगर और कीर्तन का प्रोग्राम है, वो भी उन्होंने, सरकार ने कोविड के नाम के ऊपर उसको बैन कर दिया। मैं जा नहीं पाया, मगर आप कई बार मिले हैं। जत्थेदार साहब की शख्सियत के लिए किस तरह की सोच, किस तरह की नेचर, किस तरह का व्यवहार आपने देखा? बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, और बहुत ही, मतलब उनको देख के कोई भी उनका मुरीद हो सकता है, मैं यही कह सकता हूँ। उनसे 2 मिनट 5 मिनट बात करके, और जेल के अंदर भी जैसा वहाँ हमने देखा है माहौल, तो सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। जो स्टाफ भी है, ये उनका व्यवहार ही है, या उनकी शख्सियत कह लो आप, या उनके अंदर कुछ एक ऐसा अंदरूनी शक्ति है। जो जेल स्टाफ हो जाए, जो भी लोग हों, उनसे शख्सियत से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। बहुत ही शांत, मृदुभाषी हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली बात करते हैं। मतलब मैं भी अगर देखा जाए तो उनके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा हार्श तरीके से बात करता हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति भी हैं, हर एक चीज़ को समझते भी हैं। तो उनका फ़ायदा सिख संगत को भी होना चाहिए, और पूरे जितने भी जो मजलूम तबके हैं उनको भी होना चाहिए, और देश को भी उनका फ़ायदा होना चाहिए। संगत जी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ
ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਜ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕੇਸ ਔਰ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਚਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।